तो राजीव नगर में जिस प्रकार से जमीन बेचने वाले गलत थे, यहाँ जमीन खरीदने वाले कहाँ से गलत? जहाँ तक नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। अभी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं सतीश सिंह जी। आप इनको मगधी बॉयज़ चैनल पर देखते होंगे। तो आइए हम जानते हैं इनसे, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है पटना की, तो तमाम न्यूज़ चैनल या तमाम नेता जो हैं वह राजीव नगर में आपको दिख रहे होंगे। आखिर क्यों, और इस पर बात करने के लिए हम अंकल से कुछ सवाल पूछेंगे, ये क्या कुछ कहते हैं। तो राजीव नगर में जिस प्रकार से सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, प्रशासन वहाँ पे चला रही, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हमारी ओर से सादर अभिनंदन है। और जहाँ तक प्रश्न है राजीव नगर में जो हो रहा है, ये कोई आज के तात्कालिक घटना नहीं है। यह प्रक्रिया कई महीनों से चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें सरकार के द्वारा नोटिस भी दी गई थी। 2 महीना पहले से 3 बार नोटिस मिल चुका है। ऐसा सुनने में आया है समाचार के माध्यम से। मेरा इस पर यह कहना है कि जिस समय राजीव नगर कॉलोनी बसाया जा रहा था, यदि वो सरकारी ज़मीन थी तो कॉलोनी बस कैसे गई? उस समय सरकार कहाँ सो रही थी? आज अगर सरकार मकान बनने के बाद कहती है कि वो ज़मीन हमारा है, ये अतिक्रमण हुआ है, तो या तो जिसने रजिस्ट्री कराई है या तो रजिस्ट्रार गलत थे या ज़मीन बेचने वाले गलत थे। यहाँ ज़मीन खरीदने वाले कहाँ से गलत हैं? ज़मीन खरीदने वाले को तो ततलब्जी रहती है ना कि जहाँ भी प्लॉट दिखाई दे तो हम पटना में निवास करें। सभी को मतलब कि कहने का एक जिज्ञासा होती है। चाहे वो रिटायरमेंट आए हों, उनको 10-20 लाख 50 लाख मिलता है रिटायरमेंट के बाद, सोचते हैं कि एक आवास हम बना लें और राजधानी का मौज लें। तो उन्होंने पैसा तो खर्च करके ज़मीन ली, मकान बनवाया, और आज सरकार कहती है कि ये ज़मीन जो आप बनवाए हैं वो अनाधिकारिक है। अच्छा, अगर ये बता रहे हैं कि अनाधिकारिक है, लेकिन जो लोग ज़मीन खरीदे हैं वो बाकायदा पेपर दिखा रहे हैं, वो इन चीज़ों को बता रहे हैं कि हमने जो ज़मीन खरीदा है वो किसान से खरीदा है। इसको आज एक स्टेटमेंट में हमने देखा है कि कोई वहाँ से ही बोल रहा था कि हम तो ज़मीन किसान के पास से खरीदे हैं। तो किसान की ज़मीन रैयती थी कि नहीं, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सीओ ही इसके संरक्षक होते हैं ज़मीन के, जिस पर सीओ का सिग्नेचर हो गया एलपीसी पर, जिसको लैंड पोजीशन कहते हैं, तो वो ज़मीन माना जाता है कि इस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है और यह ज़मीन रैयती है जिसका लगान किसान हर साल देता है। यदि इस प्रकार के ज़मीन पर मकान बनाया गया है तो बीच में यह प्राधिकरण कहाँ से आ गया कि यह ज़मीन सरकारी है? यदि वो सरकारी थी तो या तो आम गैर मजरूआ होगा या खास गैर मजरूआ होगा, जो जिसका लगान नहीं दिया जाता है, या जो सरकारी ज़मीन होती है बिहार गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो बिहार गवर्नमेंट की ज़मीन का अतिक्रमण जिसने किया उसको पकड़िए, जो रजिस्ट्री कराया रजिस्ट्रार ऑफिस को पकड़िए कि रजिस्ट्रार ने बिना जाने, बिना समझे, बिना खाता नंबर, बिना प्लॉट नंबर के किसी के व्यक्ति के नाम पर मोटेशन कैसे कर दिया। तो एक जहाँ जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है। 5,000 दीजिए तुरंत मोटेशन, 10,000 दीजिए तुरंत मोटेशन। ऐसा आया भी है आज एक स्टेटमेंट कि 50,000 माटी के लिए और 1.5 लाख मतलब ऊपर से जो प्लस्तर होता है ना उसके लिए प्रशासन लेती है। हाँ बोलिए ना। तो हर चीज़ देखिए, यहाँ आखिर अवैध बना कैसे? सरकारी महकमा क्या कर रही थी? पकड़ना जड़ को चाहिए। तो आज जब जनता वहाँ बस गई है, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, बिलख रहे हैं, जो बेघर हो गए रातों रात 2 घंटा के अंदर बेघर हो गए, सपना है उनका सपना था बना हुआ, कितने हौसले के साथ अपने जीवन भर की पूंजी कमाई को खर्च करके वो बेचारा मकान बनाया, और मकान बनाने के बाद आज सरकार कहती है कि हमारी है। 3 दिन पहले एक मकान बना था, 3 दिन पहले, उसका मतलब ये हुआ था पूरा, उसको तोड़ दिया गया। किसी का खाली पिलर खड़ा है उसको तोड़ दिया गया। तो ये ज़मीन सरकारी कौन कौन है, ये एक्वायर सरकार को पहले कर लेना चाहिए, ना कि मकान बनने के बाद। और 15 साल तक कहाँ सोती रही सरकार? बिल्कुल सही बात है आपका कहना। इसीलिए सरकार से मेरी ओर से निवेदन है कि इसके तह तक जाइए। भू माफिया भी इसमें कोई ना कोई होगा,
जमीन के खरीद बिक्री करने वाला। अगर आप घर तोड़ते हैं तोड़िए घर, लेकिन उससे पहले आप वो भू माफिया के पास जाइए, उस जब रजिस्ट्री हुआ था या उस नागरिक को वैकल्पिक व्यवस्था कहीं दीजिए, जमीन के बदले उसका जितना पैसा लगा हुआ वो पैसा वापस कीजिए। ऐसे ही आप उसको बेचारा का 15 लाख या 18 लाख 20 लाख में मकान बनाया, 20 लाख में ज़मीन खरीदा, तो उसको आपकी सरकारी ज़मीन पर जिस समय हो रहा था आपके सरकारी महकमा कहाँ थी? कितने ऐसे लोग हैं सत्तरगढ़ में जो अध्यापक हैं और रिटायरमेंट के पैसे लगाकर उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल से बहुत से, केवल अध्यापक ही नहीं, बहुत से कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उनका PF का जमा पूंजी निकलता है, तो सोचते हैं कि चलो जीवन भर तो कुछ किए नहीं, तो एक अच्छा मकान हम पटना में बना लें। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई इसमें लगा दिया और आज उसको सड़क पर उतार दिए हैं। हम तो कल देख रहे थे कि हमारे एक नेता भी वहाँ पहुँचे हुए थे, लगता है कि उनका नाम याद नहीं आ रहा है हमको, बराबर जो घूमते रहते हैं मोटे मोटे जो हैं, पप्पू यादव जी ने भी सभी को शांतिपूर्वक रहने का संदेश दिया कि आप लोग पत्थर ना चलाएं, पुलिस से बर्बरतापूर्ण व्यवहार ना करें। पुलिस तो अब सरकार के आदेश का पालन कर रही है, पुलिस की क्या गलती है इसमें? हालांकि कुछ लोग मतलब पहला जो दिन था उस दिन थोड़ा सा हुआ पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, जो कि निंदनीय है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है और वो चीज़ों को मतलब सही से देखना चाहिए। वो तो किसी के मातहत काम करती है। DGP का आदेश हुआ, SP साहब गए, SP के नीचे दरोगा हैं, दरोगा के नीचे सिपाही हैं, तो उनको तो उनके आदेश का पालन करना कर्तव्य है। अब जनता को चाहिए कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करे। शांतिपूर्ण का अगर करती है प्रोटेस्ट, या अभी देखिए शांतिपूर्ण तरीका का ही अभी ये है कि अभी न्याय व्यवस्था जो अभी 48 घंटा का जो दिया है, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा संज्ञान लिया गया है और उस संज्ञान में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से डिमोलिशन का काम को रोक दिया जाए। तो 48 घंटे के लिए। अब 48 घंटों में जज साहब क्या जज करेंगे, ये तो निर्भर करेगा कि वास्तविक क्या है, पेपर किसका सही है। अगर वास्तव में वो सरकार की ज़मीन है तब तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और इस प्रकार के केवल पटना में ही नहीं है, बिहार शरीफ चले जाइए, नवादा चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, तो दूसरा स्टेट में हम चले गए, यहाँ पर भी पूर्णिया में चले जाइए, उधर आरा में चले जाइए, तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण नहीं है। तो कमी किसका? कमी गवर्नमेंट की है। सरकारी महकमा कुछ घूस लेकर के उसके नाम पर जमीन कर देते हैं, CO कुछ घूस लेकर के मोटेशन कर देते हैं। इस हिसाब से पब्लिक जो है घर बनाई वो गलत नहीं है। पब्लिक की क्या गलती है? पब्लिक तो अंधी है, पब्लिक बेचारी उतनी जानकार पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक को लगता है कि हमको एक प्लॉट मिल गया, हमको एक मकान खड़ा हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक पटना में आते हैं, एक रूम खोजना होता है तो हम किसी को पकड़ते हैं, या चाहे अपने जान पहचान के लोग को, चाहे जो बीच में रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जमीन एक बहुत बड़ा पूंजी लगता है खरीदने में। हम जाते हैं जमीन खरीदने, एक भू माफिया हो चाहे उसको ले चाहे जो बोले, उसको हम पकड़ते हैं और जाकर जमीन खरीदते हैं। ब्रोकर बोल दीजिए। शब्द अच्छा नहीं है। तो ब्रोकर बोलिए। तो बिना ब्रोकरी के कोई जमीन बिकती ही नहीं है। तो इसमें ब्रोकर को भी पकड़ना चाहिए। जिस ब्रोकर ने उसे जमीन दिलवाया है, क्यों दिलवाया दीजिए जब आपको मालूम था कि ये जमीन सरकारी है। अच्छा चलिए, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब न्याय व्यवस्था जो न्याय करेगी उसको देखा जाएगा क्या होता है इसका फैसला। लेकिन इस पर क्या संदेश देना चाहिएगा पब्लिक को, सरकार को? बड़ी लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल, जहाँ तक जमीन के सुनवाई की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, वो बहुत लंबी चलती है। आज जाइएगा, आज ये पेपर नहीं है, आज वो पेपर नहीं है, आज CO साहब मीटिंग में चले गए हैं, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी जी आज नहीं है। बहुत ब्लॉक ऐसा है ना कि जहाँ कर्मचारी है ही नहीं। एक का कर्मचारी जो है 10-10 पंचायत के काम को देख रहा है, तो कितना माथा लगाएगा। वो आया किसी प्रकार का साइन कर दिया, CO साहब उसी के रिकमेंडेशन पर साइन कर देते हैं, चाहे LPC बनाने वाली बात हो। कितना कर्मचारी है जो घर जाकर के देखता है कि वास्तव में इस व्यक्ति का वो जमीन लैंड पोजीशन है या नहीं। जाते जाते एक चीज़ बताइए हमको कि जैसे जो जमीन है, एक जमीन को ऐसा गांव में देखा गया है कि एक जमीन को 3 आदमी लिखवा लेता है। सच्चाई है? पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है, आजकल नियम बन गया है कि जब तक वो ऑनलाइन ज़मीन नहीं है तब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी।
और तुरंत ऑनलाइन मोटेशन का व्यवस्था किया गया है। लेकिन अभी भी हमारे बिहार में हम समझते हैं कि 60% ज़मीन ही है जो ऑनलाइन हुआ है, 40% ज़मीन अभी भी लिटिगेशन में पड़ा हुआ सरकार है। को इस पर क्या करना चाहिए? इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में एक DRD हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, कैंप लगाएं और जिस किसान की वो ज़मीन है उसके नाम पर वो तुरंत जो है सो कि ऑनलाइन करवाएं। ये तभी होगा जब CO से ऊपर के उच्च अधिकारी इसको पर हस्तक्षेप करेंगे। CO से ये संभव नहीं है। हर ब्लॉक के CO इतना न लिटिगेशन बता देता है कि बेचारी भोली भाली जनता फाइल लेकर के वापस घर, आपका ये नहीं है, आपका लगान नहीं है, आपका रसीद जाली कटा हुआ है। महाराज जाली कैसे कटा हुआ है? आपके किसी कर्मचारी ने काट करके दिया है, फिर भी ये जाली कैसे है? कुछ ब्लॉक में ये घटना हुई है, हम उसके खुद भुक्तभोगी हैं, समझे कि नहीं? यहाँ तक कि हर एक इंसान एक न एक दिन ऐसा हो हाँ होता है। बहुत सा आदमी तो छोड़ दिया कि जाने तो हमारा जमीन है, सरकार ले लेगा, कहा उसको नहीं मिलता है। वो 2000 जो किसान के लिए दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत किसान को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है। उनके ज़मीन में लिटिगेशन इतना है, 1950 से रसीदें नहीं कटा है, रसीद कटवो किया तो उसको CO जाली बता दे रहा है। एक समय हमारे यहाँ पूरे बिहार में KCC बनने का प्रचार हुआ, KCC, हाँ, है ना? तो KCC के दौरान बहुत से कर्मचारियों ने घूस ले करके किसी के नाम का जमीन किसी पर चढ़ा दिया और LPC बना दिया। उस पर कर्जा भी KCC का मिल गया, जो न वापस हुआ है और न वापस होने की संभावना है। तो कहने का मतलब सरकार खुद गलती करती है और बाद में उसको भुगतना जनता को। सरकारी गलती ही है और सरकार जो गलती करती है उसके भुक्तभोगी आखिर तो मारी जा रही है जनता। जनता को ही हर चीज के लिए परिश्रम करना होगा। सरकार पैसा कहाँ से लाती है? जनता से, चाहे वो जैसे दे, डायरेक्ट टैक्स में दे या इनडायरेक्ट टैक्स में दे, जनता से ही पैसा लेती है। आज महंगाई कर रहे हैं कि बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? आपका खर्चा घटेगा नहीं, सरकारी खर्चा में कोई कमी होगी नहीं। नेताजी को इतना चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कहाँ से आएगी? जनता के पैसे के द्वारा। तो कहाँ से लाएगा? टैक्स बढ़ाएगा। चूँकि बहुत से अपड़ जो जनता है वो टैक्स क्या होता है उतना जानता भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स पेड नहीं करता। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो जितने ऑल कॉमोडिटीज हैं उस पर जो कर लग रहा है, साबुन खरीद रहे हैं आप तो आप टैक्स दे रहे हैं, एक कपड़ा खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं। लेकिन चूँकि डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं तो लग रहा है कि हम करदाता तो है ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई उससे ज़्यादा भी दे रहा है। वो 8 आना पैसा वसूल रहा है आपसे, चाहे वो सरफ के पुड़िया बना करके बेचे 1 रुपया का या 2 रुपया का, उस पर भी टैक्स है। आप तो शैम्पू लगाते हैं तो उस पर भी टैक्स है। सारा पैसा जनता से ही ली जा रही है। रसीदें कटता है, लगान जो देते हैं तो कर लगाने का सब पैसा उसमें, शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, हर प्रकार के कर लगा हुआ है उसमें। प्रत्येक साल आप दे रहे हैं उसको, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, सरकार आपसे ले रही है। तो गलती जनता के लिए करती है तो गवर्नमेंट ही करती है सारा काम। कैसे बन गया? जब आप सरकारी ज़मीन थी तो फिर कैसे बन गया? बहुत से ऐसे तालाब हैं हमारे बिहार में जिस पर अनाधिकारिक रूप से लोग बस गए हैं, जाकर के कब्जा कर लिया जाकर के, वो सरकारी ज़मीन है। और अगर 30 साल बाद आकर सरकार कहे कि हमारी होगा, एक को ब्लॉक में 10-10 को तालाब ऐसे हैं जिस पर की कब्जा कर लिया है सब लोग। कहने का मतलब एक छोटा सा घाव को कैंसर का रूप आप ही दे रहे हैं और आप ही आप ऐसा स्थिति हो रहा है कि SP साहब पिटा जा रहे हैं, आपके DM साहब पिटा जा रहे हैं। जनता क्या करेगी? और वो भी भोले बेचारे क्या करेंगे? वो भी अपना काम कर रहे हैं। क्या करते हैं? वो आपने आदेश दिया तो वहाँ गए, बहुत कोशिश की, अश्रु गैस छोड़ा, फलाना किया, फायरिंग किया, आसमानी सब किया, लेकिन जनता जनता होती है ना। ये तो लगता है ना 15 साल जो घर में देखे ना तो हमको फ्रांस की वो क्रांति याद आ गई, जिसके फिगर हम लोग देखे हैं हिस्ट्री के बुक में। बूढ़े बच्चे, औरत मर्द जितना है सब बेचारा खड़ा है, जी हुजूर हमार घरवा मत तोड़ू लगा हुआ है। फिर भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर का तो एगो अलग से परिपाटी हो गया है।
हर स्टेट के मुख्यमंत्री बुलडोजर पर आ गए हैं। हमारे नीतीश कुमार कहाँ पीछे रहते हैं? कैसे भी नीतीश कुमार पीछे रहते हैं? योगी के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिए। उन्हीं को देखकर प्रेरणा नहीं ना ले लिए? लग तो रहा है इसने। उसे शिवराज सिंह वही काम किए, तो नीतीश कुमार सोचे हम पीछे कह रहे हैं भाई। लेकिन योगी जी जो चला रहे हैं बुलडोजर, वो तो माफियों के खिलाफ चला रहे हैं, जो आपराधिक छवि के हैं उनके खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो भोली भाली जनमानस पर चला के माफियाओं के खिलाफ सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए योगी जी का चरित्र होना चाहिए। योगी जी के चरित्र वाले जिस दिन मुख्यमंत्री आ जाएंगे, यहाँ भी माफियाओं की थोड़ी कमी है। शराबी माफिया, धन माफिया, भू माफिया, कौन माफिया नहीं? एजुकेशन माफिया, कोई ऐसा माफिया नहीं है कि माफिया नहीं है। आपने देखा एजुकेशन में माफिया नहीं जी, जिसको ABCD बिन बढ़िया से नहीं आता तो उसको टॉप कर दिए। 4 साल 5 साल तक 3-4 साल की घटना है। कह दिए देखो, कहे कि कौन जी कि हम कहे थे देख लेने के लिए, ये कोई तर्क हुआ? देख लेने के लिए आप कहे तो वो आपके मातहत थे, इसलिए वो टॉपे कर दिए। तो माफिया तो हर जगह है ना। आज प्रश्न पत्र लीक माफिया कैसे हो जाता? BPSC का आप एग्जाम लेते हैं, क्या एग्जाम लेते हैं भाई? आपके सरकारी महकमा क्या करते हैं? आखिर कोई ना कोई तो इसके लिए दोषी है। सही बात। उसको तो किसी न किसी को अकाउंटेबल होना होगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के पदाधिकारी हों। सारे IAS और IPS जो ऑफिसर्स हैं, क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट ब्रेन के व्यक्तित्व वाले भी लोग हैं। IAS और IPS करने वाले से ब्रिलियंट तो कोई होता नहीं है। देखते हैं कि IIT करके डॉक्टर होकर के भी IAS और IPS करता है। और इतने IAS और IPS के होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार हो, क्वेश्चन लीक हो जाए, हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाए। कैसे एग्ज़ाम लेते हैं भाई? क्या क्या जज करिएगा? तो फिर एग्ज़ाम लेने का कोई महत्व नहीं है। बहाली में वही प्रक्रिया हो रही है, होता है एग्ज़ाम। चलिए BPSC तक के अब कौन एग्ज़ाम रह गया? टॉपेस्ट एग्जाम ना BPSC है। अंग्रेजी बोलिए तो लंबा हो जाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ऐसे तो ऊंचा कोई बिहार में है ही नहीं। उसके बाद तो UPSC में होगा जी। तो आपका जो शीर्षस्थ एग्जामिनेशन है वही जब नहीं हो रहा है फेयर, तो ये बिहार बोर्ड का कौन औकात है? मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्या औकात है? एग्जामिनेशन हॉल से क्वेश्चन तुरंत लीक होता है और आंसर यहाँ से जाता है तो लोग लिखता है। ये परिस्थितियाँ हैं। तो कहाँ नॉलेज बना रहे हैं, खाली डिग्री बांट रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये भूमाफिया वाला रोग उत्पन्न हुआ। एजुकेशन जब तक टाइट नहीं होगा, एजुकेशन से ही आदमी ईमानदार होता है। लेकिन ये सरकार तो एजुकेशन को चौपट कर रही है। अब एजुकेशन का क्या हालत है तो सब देखिए रहे हैं। कह रहे हैं निजीकरण, निजीकरण। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल को ये निजीकरण कीजिए सारे सरकारी स्कूल का, तब पढ़ाई होगी। सेक्रेटरी के अंदर रखिए स्कूल को, प्रत्येक पंचायत में एक कमेटी गठित कीजिए। विद्यांजलि योजना तो आ गई है, आ गई है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो भी तो निजीकरण को ही बढ़ावा दे रहा है। विद्यांजलि योजना लोग घबरा क्यों रहे हैं हमको नहीं पता। आपको नौकरी लगी है इसलिए नहीं ना कि आप सुतल रहिए घर या पेमेंट उठाते रहिए। सरकारी नौकरी का मतलब यही लोग समझता है, सरकारी नौकरी हो गई हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए निजीकरण हो रहा है। आपको एक तो वाकया बताता हूँ पुराना। सिंदरी बंद हो गया, पहले बिहार में ही था, आज वो झारखंड में। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि 58 लाख करोड़ का घोटाला था, अब 50,000 करोड़ का घाटा था। तो घोटाला को पहले न मेंटेन करते, कैसे बंद हो गया? चले आए लोग सड़क पर। बिहार पथ परिवहन निगम समाप्त हो गया। क्यों? उसका कारण है कंडक्टर लुटेरा। 40 यात्री में 20 यात्री का टिकट है, बाकी जैसे पॉकेट में जा रहा है। तो जिस उपक्रम को लगातार घाटा सहना होगा वो उपक्रम बंद होगा, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। निजी उपक्रम बंद करने में मालिक तुरंत बंद कर देता है, सरकारी वाला रिया खिया के बेचारा कुछ दिन चलता है। नतीजा हुआ कि बिहार पथ परिवहन निगम खत्म। 1000 बस खरीद के बिहार सरकार ने दी थी और 5 साल के बाद केवल 500 बस बच गए। निजी प्राइवेट वाले जो इस बस चलाते हैं 1 साल में 3 गो नया गाड़ी निकलवा लेते हैं, उनको प्रॉफिट है और आपको प्रॉफिट नहीं है। तो एक बल्टू कसिएगा तो दाम लिखिएगा 300, खर्चा हुआ घोटाला। इसको सीधा कहे तो हाँ, तो हर जगह घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार। ये जो है सो कि
आज भूमाफिया का घोटाला हो रहा है। ऐसा ऐसा कितना सरकारी तंत्र का सरकारी ज़मीन पर मकान बना हुआ है, कीजिए ना, कितना को डिमोलिश कीजिएगा। बहुत जगह ऐसा है। तब है कि इसमें अब कुछ बीच का रास्ता गवर्नमेंट को निकालना होगा, या तो उसको मुआवजा दीजिए तब उसको हटाइए, नहीं तो जान दे देगा पब्लिक, रोड पर आ जाएगा पब्लिक। कोई घर से बेघर होगा, चलाइएगा आप, घर से बेघर होगा तो क्या करेगा? कितना गोली चलाएंगे आप? जब जीवन का पूंजी ही खत्म हो गया, जब जिंदगी आखिरी सड़क पर उतरने लगेगा ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है नीतीश बाबू, ये प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट है। आप गोली सबको नहीं मार दीजिएगा, मार दीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं। किसी को है औकात की जनता पर गोली चला दे? तो आपको तो कोई ना कोई रास्ता अब निकालना होगा नीतीश बाबू। बिल्कुल। और नहीं तो आप हमको नहीं लगता, निकालने के साथ साथ इसके बाद ध्यान भी देना होगा। आप पूरे बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं सबको सर्वे करवाइए कि कौन हमारा जमीन जो है अतिक्रमण में है, उसको नहीं तो फिर से एक राजीव नगर आपको देखना पड़ जाएगा। बिल्कुल, ऐसे ऐसे राजीव नगर कितने दिखाई पड़ेंगे, कहाँ तोड़ेंगे, कहाँ तोड़ेंगे आप। सही बात। एक तो जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए एक प्राधिकरण होता है, उस प्राधिकरण के द्वारा जब नक्शा पास हो तभी वो बिल्डिंग बनाया जाना चाहिए, ताकि वहाँ अग्निशमन जाए। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिए, आग लग गई, और वहाँ पर वो जो अग्निशमन यंत्र है जो जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है, तो आदमी तो मर ही न जाएगा। एक एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दो दो को गाँव रहता है बसा हुआ। कोई उपाय है आपके पास? जब गाड़ी नहीं रहेगी तो आप रास्ते नहीं छोड़िएगा। एक इंच ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे होगा? तो इसीलिए बिना प्राधिकरण के द्वारा बियाडा हो या पटना में जो भी प्राधिकरण बना हुआ है उसके पास होने के बाद ही बिल्डिंग बनना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया होती तो नया राजीव नगर वैसा नहीं बसता जैसा आज है कि तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस पर ध्यान देना होगा सरकारी महकमा को, हर व्यक्ति को, तब जा कर के इसमें को सुनवाई होगा। अभी तो तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए सरकार क्या न्याय करती है और सरकार इस पर कौन सी कदम उठाती है। तो ये थे सतीश जी, वरिष्ठ नागरिक, और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते इनका सीधा कहना है सरकार को, अगर यहाँ पे वो राजीव नगर का पब्लिक जितना जिम्मेदार है उससे 4 गुना जिम्मेदार बिहार की सरकार है, बिहार की प्रशासन व्यवस्था है, जो कि 15 साल तक देखती रही। और वो जो एक आप भी जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं बुलडोजर चलाना है तो भू माफिया पर चलाइए, एजुकेशन माफिया पर चलाइए, वहाँ अगर आप चलाते हैं उसके बाद ही कुछ है। तो और आगे देखिए न्याय व्यवस्था की जो भी चीज़ें आती हैं आगे उस पर वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।